what today we will discuss the अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने जो प्लेन स्लैब है उसके लिए रेजिस्टेंस निकाला है, ठीक है, लेकिन देयर में बी द सिलिंड्रिकल सिस्टम आल्सो एज वेल एज स्फेरिकल सिस्टम आल्सो, and the resistance will be different from the plane slab of this type of system, ठीक है, and the same system has been in this type of system also. It has been assumed that the heat flow will be only in one direction. That means we will take the heat flow only in the radial direction, because कोई भी आप अगर cylindrical system लेते हो तो जनरली जो बाकी डायरेक्शन में फ्लो है वो हमारा नेग्लिजिबल होता है, एंड द हीट flows only in the radial direction. Okay, so if heat flow only in the radial direction, then how we will find out the equation, ठीक है, that will define the conductive resistance of a cylinder, और that will define the conductive resistance of a sphere, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और जो हम लोग सर्किट बनाते हैं, जैसे प्लेन स्लैब के लिए हम लोगों ने सर्किट बनाई थी, उसी तरीके से इफ वी हैव टू make a circuit for the cylinder, the electrical analogy, we have to convert that heat flow from the cylinder into the electrical analogy, then how we will convert that? Okay, so we will also discuss that. तो जो हमारा मेन चीज है या मेन एम जो है, ठीक है, वो ये है कि हम लोगों को ये पता चल जाए एक तो कि भाई अगर सिलेंडर है तो उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर स्फीयर है तो उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, और तीसरा ये कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हम किसी भी सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू द सिलेंडर्स को, ठीक है। तो जो हम लोग मेन चीज ये है यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, देखो सिलेंडर के लिए जो इक्वेशन है, यू कैन ड्राइव दैट इक्वेशन थ्रू द टू वे, ठीक है। दोनों मेथड मैं तुम लोगों को बता दूंगा, जो मेथड शॉर्ट है उसमें मैं पूरा ड्राइव करके बताऊंगा, जो मेथड लॉन्ग है जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो मेथड मैं तुम्हें बस थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद तुम आगे। तो देखो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, ये जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पढ़ी थी, ये r बाय आर इंटू 1/r² कॉमा 1r फाई थीटा, एक स्केल बताया था, जिससे तुम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है उससे इस इक्वेशन पे आ सकते हो, ये जो नीचे लिखी है मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को तुम देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें देखो आर वाले टर्म भी है, डेल टी बाय डेल आर है, डेल टी बाय डेल फाई है, और डेल टी बाय डेल जेड है, ठीक है। तो जनरली मैंने जैसा बताया तुम लोगों को कि जो हमारा फ्लो होता है, इस डायग्राम को तुम देख सकते हो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ सिलेंडर, ओके, एंड हीट कंडक्शन इन द सिलेंडर हमें निकालना है, ठीक है। तो जनरली जो ये हीट फ्लो होगा, ठीक है, जो सिलेंडर में होता है, दैट इज इफ वी एज्यूम इट इज स्टडी एंड वन डायमेंशनल, ठीक है, अगर मैं ये मानूं कि स्टडी वन डायमेंशनल फ्लो है, तो जनरली जो टेम्परेचर होता है इस पाइप का, ठीक है, ये बस डिपेंड करता है आर पे, ठीक है। दैट मींस द क्यू इज ओनली फ्लोज इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, जो हमारा क्यू है वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करता है, बाकी जो दोनों डायरेक्शन है, बाकी दोनों डायरेक्शन कौन से हैं, फाई और जेड, ठीक है, उसमें जो हमारा हीट फ्लो है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इफ वी नेग्लेक्ट द हीट फ्लो, ठीक है, इन द फाई एंड जेड डायरेक्शन, देन यू कैन सी दिस इक्वेशन, इफ यू सी दिस इक्वेशन, ठीक है, तो कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी बताओ। अब तो पता चल गया कौन सी टर्म जीरो होगी इसमें से, अगर मैं बोलूं कि रेडियल डायरेक्शन में बस फ्लो हो रहा है, तो कौन सी टर्म जीरो होगी, जेड टर्म जीरो हो जाएगी, और जेड तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जेड वाली टर्म है, और ये कौन सी टर्म है, फाई वाली, ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में हम जो हीट का फ्लो है वो मान के चलते हैं हम सिलिंड्रिकल के केस में, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगी, जो वन डायमेंशनल अगर हमारे पास सिलेंडर है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि द फ्लो इज इन रेडियल डायरेक्शन ओनली, देन द इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड एज 1 by r del 1 by del r of k r del t by del r, ठीक है, प्लस क्यू डॉट विल बी इक्वल टू रो सीपी डेल टी बाय डेल टी, ठीक है। अभी हम स्टडी केस नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अगर स्टडी केस मानेंगे तो क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा,
ठीक है। और अगर हीट जनरेशन भी तुम क्या मानोगे कि अगर हीट जनरेशन कुछ नहीं हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये मान लें हम कि स्टडी केस मान लें, स्टडी स्टेट मान लें, ठीक है, वी अज्यूम दैट स्टडी स्टेट, ठीक है, एज वेल एज नो हीट जनरेशन, no heat generation, then the equation that we have discussed for the cylindrical coordinate, the heat flow equation for the cylindrical coordinate or heat diffusion equation for the cylindrical coordinate reduces to this 1 by r del by del r k r del t by del r will be equal to what? Zero. Because for the steady flow this becomes zero, and we are assuming that there is no heat generation, so q dot will be also zero. So finally we will get this equation. Okay, और इसी इक्वेशन का यूज करके हम आगे क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हीट ट्रांसफर टू द सिलेंडर, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर सिलेंडर में कितना होगा। और उस इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी वाली इक्वेशन है उससे कंपेयर करके हम ये भी बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसको ड्राइव करना। अब तुम्हें ये पता चल गया कि हमें जो इक्वेशन यूज करनी है वो कौन सी करनी है, ये वाली यूज करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करना है हमें, 1 बाय डेल आर के आर इंटू डेल टी बाय डेल आर। ये इक्वेशन कहां से आई पता चल गया, हीट डिफ्यूजन इक्वेशन को हमने वन डायमेंशनल, स्टडी स्टेट और नो हीट जनरेशन, ये तीन कंडीशन लगा दी है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं जो हमारे पास है, ठीक है। तो आगे मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो दो मेथड है देखो भाई सॉल्व करने के, या तो तुम इस इक्वेशन का यूज कर लो जो अभी हमने पढ़ाई है, ठीक है, या तो एक तुम जो बेसिक इक्वेशन है उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं इस इक्वेशन से हम लोग कैसे निकालेंगे सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हेडिंग इसमें है तुम्हारा हीट कंडक्शन इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, जो हेडिंग है इस टॉपिक की। हीट कंडक्शन इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिलिंड्रिकल सिस्टम, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए या तो मैंने अभी तुम्हें जो इक्वेशन बोली वो यूज कर लो, अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेंडर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, ठीक है। ये है हमारे पास जो हम सिलेंडर मानेंगे, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर होगा, ठीक है, जिसमें जो इनसाइड वाल है सिलेंडर का, ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर, ओके। सो जो इनसाइड वाल है सिलेंडर का उसका हमने टेम्परेचर देख सकते हो, उसका जो हमने टेम्परेचर माना है वो T1 माना है, ठीक है। जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो T2 मान लेंगे। द रेडियस, इनसाइड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R1, ठीक है। द आउटसाइड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज एज्यूम टू बी R2, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो मैं यहां बना भी देता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ तुम लोगों के लिए सिलेंडर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक है, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ना लगे सिलेंडर तुम्हें क्योंकि ये सिलेंडर का इनसाइड हो गया, ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। और ये इनर रेडियस हो गया और ये आउटर रेडियस हो गया हमारा।
सो दिस इज आवर सिलेंडर। ओके, ये बीच में यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे जो इंटरनल रेडियस है ये जो हमने माना हुआ है, ठीक है, इसको मैं एक्सिस बना देता हूँ, इसकी सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस से ये जो रेडियस माना है ये रेडियस R1 है और आउटसाइड रेडियस कितना है R2, ठीक है। आउटसाइड रेडियस को हमने मान लिया R2। जो लेंथ है इस सिलेंडर की वो मैंने बोल देता हूं मैं इसको L, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L, ओके। एंड द इनसाइड टेम्परेचर, that means the temperature of this phase is taken as T1 एंड आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है इसको मान लेते हैं T2। तो ये सारी हमने जो क्वांटिटी है ये हमने एज्यूम कर ली, ठीक है, कि ये हमारा एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमें ये निकालना है कि अगर हमें से कोई ये बोलता है कि R डिस्टेंस पे ये बताओ कि हीट फ्लो कितना होगा, तो वो हम बता पाए। मान लो कि तुमसे कोई ये पूछ देता है कि यहाँ पे बताओ कि हीट फ्लो कितना होगा, ये डिस्टेंस मान लो R है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालें, ठीक है। हैच पोर्शन कर देता हूँ, जो सॉलिड पोर्शन है उसको मैं हैच कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि सॉलिड पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड पोर्शन है, ये पूरा जो है ये पूरा सॉलिड पोर्शन है, ये पूरा सॉलिड पोर्शन देख सकते हो। ठीक है, बीच से हॉलो इस तरीके का सिलेंडर, ठीक है। अब या तो तुम क्या करो, इसकी जो इक्वेशन निकालने के लिए या तो तुम जो इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है उसका यूज करो जो अभी हमने ड्राइव करी थी, वो थी क्या 1/r d/dr kr del t by del r is equal to 0। We are assuming that there is no heat generation and it is a steady flow। ये हमने एजम्पशन लगा लिया और ये भी मान लिया कि T1 की जो वैल्यू है वो T2 से बड़ी है, ठीक है। जो T1 हमने माना है दैट इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर देखोगे ध्यान से तो 1/r की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू 0 होगी, ये जो क्वांटिटी दूसरी दिख रही है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। 1/r मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये, तो 1/r तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि 1/r 0 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर r की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो ये क्वांटिटी जो दूसरी वाली है हमारी, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 0 हो सकती है। इसका मतलब d/dr of kr del t by del r will be equal to 0, ओके। इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो ये डेल बाय देखो ये डी बाय डी आर है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हटेगा तो क्या बचेगा भाई, डिफरेंशिएशन हटेगा तो क्या बचेगा देखो। और इसमें से अगर के की बात करें तो के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, तो के को बाहर ला सकते हैं, ठीक है। तो के को मैं बाहर ले आता हूं, के को बाहर ला के लिख देता हूं डी बाय डी आर ऑफ आर इंटू डेल टी बाय डेल आर, ठीक है। और ये भी 0 नहीं हो सकता, तो इसको भी हम आउट ही कर देते हैं, ये हम निकाल ही देते हैं। फाइनली हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा, क्योंकि के कैन नॉट बी 0, के तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फाइनली जो है हमारा ये क्वांटिटी 0 होगी, डी बाय डी आर ऑफ दिस आर इंटू डेल टी बाय डेल आर विल बी इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा आर इंटू डेल टी बाय डेल आर, ठीक है, विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट C1, ठीक है। एक बार इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया है इंटीग्रेट किया है, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करने के बाद आ गया, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको मैं डी लिख देता हूं, ठीक है। डेल टी बाय डेल आर की जगह पे मैं यहाँ पे डी लिख देता हूं, ठीक है। तो डी यूज कर लेते हैं टर्म, तो आर इंटू डी टी बाय डी आर विल बी इक्वल टू C1, ठीक है। दिस इंप्लाइज डी टी बाय dr will be equal to C1 divided by r, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एक बार और इसको इंटीग्रेट कर दो, एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर सेकेंड टाइम हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेकेंड टाइम यहां से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे r इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C1 बाय r इंटू डी आर। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 और 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln r, ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट C2। सो दिस इज योर इक्वेशन, एज यू कैन सी दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। बट
यहाँ पे तुम्हें अभी किसकी जरूरत पड़ेगी, C1 और C2 को निकालना पड़ेगा, तभी तुम ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की फाइनल इक्वेशन लिख पाओगे। ठीक है, तो अगर देख सकते हो यहाँ पे जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, अगर इस इक्वेशन को देखोगे ध्यान से, तो यू कैन सी द टेम्परेचर वेरिएशन इन द सिलेंडर इज व्हाट, लॉगरिथमिक, बिकॉज इट इज ln, here there is a ln, okay, so the profile will be logarithmic profile, the variation will be logarithmic profile, ठीक है, the variation will be logarithmic profile। तो बट यू नीड दिस C1 एंड C2 टू गेट द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, जो फाइनल इक्वेशन है वो निकालने के लिए हमें C1 और C2 की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये C1 C2 कहां से निकलेगा? ठीक है, तो मैं बता दूं, देखो या तो क्या करो तुम कि इसके बाद तुम C1 C2 निकालो, उन C1 C2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, ठीक है, और फिर आगे सॉल्व करो। ठीक है, तो तुम जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है वो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं इसके बाद C1 C2 अगर मुझे चाहिए तो क्या कंडीशन लगाऊंगा मैं, अगर यहाँ पे देख सकते हो इस सिलेंडर में देख लो, एट R इक्वल टू R1 जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है। ठीक है, तो दो कंडीशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, पहली कंडीशन तो तुम्हारे पास ये है कि एट R इक्वल टू R1 जो है, जो T की वैल्यू है वो कितनी है, T1 है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं। तो अगर ये लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो ये वाली जो इक्वेशन है टेम्परेचर वाली। ठीक है, या इसको मैं बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 से अगर मैं यूज करता हूं, तो फ्रॉम 1 इफ यू विल पुट दिस टू बी T1 एट R इक्वल टू R1 C1 ln R1, ठीक है, प्लस C2। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी तुम्हें पता है। दूसरी कंडीशन क्या है, एट R इक्वल टू R2 अगर देखोगे तो जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कितनी है, एट R इक्वल टू R2 द टेम्परेचर इज गिवन एज T2। ठीक है, ये कंडीशन भी लगा दो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे ये एट R इक्वल टू R2 लगाएंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 में डाल दो, यहाँ पे T इक्वल टू क्या है, T2 है। ठीक है, C1 ln R2 प्लस C2। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन हो गई 2 और 3। ठीक है, अब इन 2 और 3 को सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, चूंकि देखो ये लंबा मेथड है, जो मैं अभी ये तुम्हें समझा रहा हूं ये लंबा मेथड है, बट तुम्हें आना चाहिए कि अगर ये ऐसा भी आ गया तो इस तरीके से भी तुम सॉल्व कर पाओ इक्वेशंस को। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय सॉल्विंग दिस 2 एंड 3 इक्वेशंस यू कैन इजीली फाइंड आउट C1 एंड C2। ठीक है, कैसे निकालोगे अब तो पता ही है भाई, तुम्हें इक्वेशन तो सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, माइनस ले लेना दोनों को एक साथ करके। ठीक है, माइनस लेना, मैं फाइनली C1 C2 लिख रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 3 द C1 यू कैन फाइंड आउट टू बी, C1 की जो वैल्यू आ रही है मैं लिख देता हूं देख के, जो C1 की वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी, देख लेना यही आएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1। ठीक है, ये तो C1 की वैल्यू आती है, और C2 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो आएगी तुम्हारे पास, नीचे लिख देता हूं C2 की वैल्यू। C2 की जो वैल्यू आएगी, यू विल गेट दिस C2 एज T1 माइनस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1 ln R1। अब ये तुम निकाल लेना भाई C1 C2 अपने हिसाब से। ठीक है, अब क्या करोगे, इन C1 C2 को पुट कर दोगे इस जो फाइनल टेम्परेचर की इक्वेशन नंबर 1 है, तो तुम्हें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे तुम्हें टेम्परेचर की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, हीट फ्लो चाहिए। ठीक है, जैसे ये C1 C2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे, ठीक है, इस C1 C2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे तो टेम्परेचर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हीट फ्लो। तो हीट फ्लो क्या होता है, हीट फ्लो रेडी, तुम्हें पता है कि जो हीट फ्लो की इक्वेशन है, फूरियर लॉ की जो इक्वेशन है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में इजीली। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में एप्लीकेबल है, किसी भी एक डायरेक्शन में करो तो रेडियल डायरेक्शन में जो फूरियर लॉ है वो इजीली एप्लीकेबल होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि माइनस के क्यू इजिकल टू क्या होगा, माइनस के ए dt बाय dr। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लोगे भाई, जब तुम्हें टेम्परेचर की प्रोफाइल मिल जाएगी इसमें C1 C2 डालने के बाद। ठीक है,
तो फिर तुम ये dt बाई डी आर की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, और dt बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो जो हीट की इक्वेशन है वो फाइनल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हम लोग ड्राइव नहीं करने वाले हैं इस तरीके से, ये मैंने बस तुम्हें प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि कल को अगर तुम्हें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से बाउंड्री कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हुई बात की एक ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल तरीके की बजाय अगर हम शॉर्टकट मेथड से चलते हैं तो शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से इक्वेशन आएगी मैं दिखा देता हूं अभी तुम्हें, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, दोबारा से शुरुआत करते हैं यहीं से जहां से हमने अभी देखा था, ठीक है। यहीं पे ड्राइव कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये आसान है ज्यादा, जिसमें हम लोग 2 या 3 स्टेप में जो अपना डेरिवेशन है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुम C1 C2 की वैल्यू डाल दो, टेम्परेचर प्रोफाइल की आ जाएगी इक्वेशन, फिर डेल टी बाय डेल आर निकाल लो और Q वाले इक्वेशन में डेल टी बाय डेल आर की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द Q। ओके, so we are not going to discuss that, we are going to discuss the shortest method। okay, so what is the shortest method? shortest method ये कहता है कि हम लोग जो फूरियर लॉ है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑलरेडी। फूरियर लॉ हमारा क्या कहता है? फूरियर लॉ हमारा कहता है कि Q इजिकल टू होता है माइनस के ए, और जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहो, मैं रेडियल डायरेक्शन में अप्लाई करना चाह रहा हूं, के ए डी टी बाई डी आर, दिस इज द फूरियर लॉ एज यू ऑल नो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हम डायरेक्ट जो इसकी हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? अगर हम r को इधर ले जाएं तो इधर मैं लिख सकता हूं q इंटू डी आर विल बी इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब सिलेंडर का एरिया डाल दो, ठीक है। सिलेंडर का एरिया तुम्हें पता है, सिलेंडर का एरिया कितना होगा? सिलेंडर का जो जनरली एरिया होता है वो क्या होता है? भाई इसका एरिया लेना है, ये जो हमारे पास बाहर का जो एरिया आ रहा है इसका एरिया कितना होता है जनरली? इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डाल दूं इसको के और इसको मैं देख देता हूं 2 पाई आर एल, लेंथ हो गई, आर कोई भी डिस्टेंस होगी आर, अभी तो हम लोग उस पर आए नहीं है, एग्जैक्ट फिक्स हमने की नहीं है वैल्यू, तो 2 पाई आर एल लिख दिया इंटू क्यू इंटू डी आर लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्यू इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर, आर जो यहाँ पे था इसको हम इधर ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस टू पाई के एल इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? एरिया को लिख दिया 2 पाई आर एल, सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एल ही होता है ना, बाहर का एरिया की बात कर रहे हैं, जो पेरिफेरियल एरिया जहां से हीट हमारा फ्लो हो रहा है वही एरिया लेते हैं। तुम्हें पता है हीट हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, रेडियल डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा एरिया आएगा? उसके परपेंडिकुलर जो पेरिफेरी वाला एरिया है वही आएगा, ठीक है। तो अब इसको बस क्या करना है तुमने, देखो ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, ये तुम्हारे पास विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल आ गई। अब तुम्हें बस ये पता लगाना है कि तुम्हारा जो वेरिएबल है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर तुम देखोगे इसमें वेरिएबल को, ठीक है, तो आर जो तुम्हारा वेरिएबल है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? अगर मैं कहूं कि आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है तो बताओ, इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस के लिए आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? R1 से R2 तक। बिल्कुल सही, R1 से R2 तक। और टेम्परेचर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? T1 से T2 तक। T1 से T2 तक। तो बस यही करना है भाई, अभी इस इक्वेशन को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करते हैं सबको पता है, Q ले लिया बाहर, ठीक है, इज इक्वल टू डी आर बाय आर, ठीक है। आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? R1 से लेकर के R2 तक वेरी कर रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई, देखो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस 2 पाई, ये सारी वैल्यू हमारी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारी वैल्यू कांस्टेंट, तो माइनस 2 पाई के एल, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हमारा T1 टू T2 इंटू डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा Q ln R, ठीक है, R1 R2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल T2 माइनस T1, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, T2 माइनस T1, यही हो जाएगा। इसमें डाल दी हमने वैल्यू, अब यहाँ पे भी डाल देते हैं जो ये वाला है, ठीक है, ये केस जो है इसमें भी डाल देते हैं वैल्यू, लेफ्ट साइड में भी। तो और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q ln R2 माइनस ln R1, यही आएगा भाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या कर दो, माइनस साइन यहाँ पे है, मैं इसको T1 माइनस T2 लिख देता हूं, ठीक है, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 पाई के एल, और इसको लिख दिया मैंने T1 माइनस T2 कर दिया, T2 माइनस T1 था, ठीक है, T1 माइनस T2 कर दिया, माइनस साइन यहां से हट गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी होता है, ठीक है, तो लॉग ए बाय बी लिख दो इसको, लॉग ए बाय बी का मतलब ln ए बाय बी मतलब ln R2 बाय R1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 पाई के एल, ठीक है, T1 माइनस T2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q चाहिए ना, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, हम हीट फ्लो निकालना चाह रहे हैं, किससे, सिलेंडर से। तो बहुत आसान है, अब तो आ गए तुम फाइनल इक्वेशन पे, Q की वैल्यू लिख दो भाई। Q की वैल्यू कैसे लिखेंगे, Q की वैल्यू लिखेंगे, देखो जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे Q की वैल्यू। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ये कहती है कि ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, और इस सर्किट में अगर Q फ्लो कर रहा है तो इस Q की वैल्यू जो होती है तो डेल T डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वो होता है इस सर्किट का, अगर ये रेजिस्टेंस R है तो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो Q की वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा ln R2 बाय R1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के एल, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो ये तो तुम्हारा क्या है, डेल टी है, और ये क्या है, आर कंडक्टिव, ड्यू टू क्या है, ये सिलेंडर, सिलेंडर का जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, सिलेंडर आर, सिलेंडर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, बस जस्ट फॉर नोटिफिकेशन, इज इक्वल टू आर कंडक्टिव ऑफ द सिलेंडर, दैट इज नथिंग बट ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के। क्लियर है? यस सर। तो जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है सिलेंडर का वो कितना होगा, ln R2 बाय R1 इंटू 2 पाई के एल, मतलब कहीं भी अगर सिलेंड्रिकल बॉडी मिलेगी और एक टेम्परेचर T1 है और आउटर सरफेस का टेम्परेचर T2 है, तो उन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस लगाओगे वो कितने की लगाओगे, ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल की, ठीक है। तो ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन है हीट फ्लो की, दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है, फॉर द सिलेंड्रिकल केस। This is T1 minus T2 divided by ln R2 by R1 divided by 2 pi KL, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हीट फ्लो की, ये हमने फाइनल इक्वेशन निकाल ली सिलेंडर की। जो मैंने अभी इसके प्रीवियसली तुम्हें मेथड बताया था उससे भी यही इक्वेशन मिलेगी, उसमें भी तुम टेम्परेचर निकालोगे, ठीक है, और टेम्परेचर निकाल जो अभी बताई थी तुम लोगों को मैंने, ठीक है, जैसे ये जो बताया था C1 और C2 निकाल के, इससे भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, टेम्परेचर निकालोगे फिर डेल टी बाय डेल आर निकालोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो भी तुम्हें यही इक्वेशन मिलेगी। बुक में देख लेना, इसी तरीके से दिया है बुक में, ये मैं शॉर्टकट मेथड मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई इसकी, ठीक है, कि सिलेंडर में हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, वो किस तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, ये तुम देख सकते हो, ये कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर जो अभी हमने इक्वेशन निकाली, ठीक है। इस तरीके, इसने थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नीचे इसने सही करके लिख दिया, Q कंडक्टिव इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R सिलेंड्रिकल, वेयर R सिलेंड्रिकल इज द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द सिलेंडर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कंडक्शन रेजिस्टेंस और कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे भाई, ठीक है। देखो इसके बाद है स्फीयर का, स्फीयर का मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करा रहा हूं, स्फीयर का मैं डायरेक्टली बता देता हूं, स्फीयर का जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। देखो जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा स्फीयर का, दैट इज गिवन बाय T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R स्फीयर,
and the value of r square is given by r2 minus r1 divided by 4 pi r1 r2 into k। ये इक्वेशन तुम लोग सीधा याद रख लेना, ठीक है। अगर डिराइव करना चाहते हो तो डिराइव भी कर सकते हो, जैसे अभी किया था डिराइव। इसमें तुम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। वही मान लेना कि वन डायमेंशनल हीट फ्लो मतलब डेल टी बाय डेल टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो क्वांटिटी है रेडियल डायरेक्शन के अलावा जो इक्वेशन में अपीयर हो रही थी हमारी, वो सारी 0 हो जाएंगी। मैं एक बार इक्वेशन तुम्हें बता देता हूँ कि फाइनल इक्वेशन तुम क्या यूज करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, तो तुम जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की जो हीट फ्लो है या जो रेजिस्टेंस है उसको तुम निकाल सकते हो। तो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। देखो ये थी हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का, अगर किसी को याद हो इक्वेशन, ठीक है। तो जो स्फेरिकल और कोऑर्डिनेट की इक्वेशन थी वो थी हमारी वो थी हमारी ये 1/r², ठीक है। अगर याद हो किसी को तो 1/r², 1/r² डेल बाय डेल आर के इंटू r² डेल टी बाय डेल आर, ठीक है। प्लस कुछ और क्वांटिटी थी वो भी लिख देता हूँ, 1/r² साइन थीटा था यहाँ पे, ठीक है। और डेल बाय डेल फाई, ठीक है। और यहाँ पे था k इंटू डेल टी बाय डेल फाई, प्लस और भी टर्म थी इसमें, एक और टर्म थी, वो टर्म थी 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ r साइन थीटा इंटू डेल टी बाय डेल थीटा। ये सारे टर्म्स थी, ठीक है। डेल टी बाय डेल थीटा प्लस क्यू डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू था हमारा रो सी पी डेल टी बाय डेल टी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे, मतलब ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी क्यू की, वो कुछ इस तरीके से आएगी, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय दिस 4 पाई R1 R2 K, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन तुम ड्राइव कर सकते हो। अगर हम इसमें जो बाकी दोनों डायरेक्शन में उसमें हीट फ्लो को 0 मान ले, मतलब वन डायमेंशनल केस माने, तो ये क्वांटिटी 0 ले लोगे, जो दूसरी टर्म थी 0 हो जाएगी, तीसरी टर्म 0 हो जाएगी, ये डेल टी बाय डेल टी वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्यू को 0 ले जाओगे। तो फाइनल इक्वेशन जो तुम यूज करोगे इसमें, वो ये यूज करोगे 1/r², जो पहली टर्म थी, बस 1/r² डेल टी बाय सॉरी डेल बाय डेल आर, ठीक है, 1 बाय जस्ट 1 मिनट, इसमें पता नहीं लाइन क्यों आ रही है। तो ये आएगा 1/r², ठीक है, डेल बाय डेल आर के इंटू r² डेल टी बाय डेल आर, ठीक है। इसको तुम इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट करके देखना, ठीक है, यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं कि इसको कैसे ड्राइव किया, बस तुम्हें याद रख लो कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होगा, अगर कोई स्फेयर है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी दैट इज R2 minus R1 divided by 4 pi R1 R2, where R1 is the inside radius of the sphere and R2 is the outside radius of the sphere, ठीक है। and K is the thermal conductivity of the sphere material, जो भी sphere material होगा उसकी thermal conductivity, ठीक है। तो ये तो पता चल गया भाई। तो अब इसके बाद हम लोगों को अगर रेजिस्टेंस का पता चल गया है तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बना सकते हैं किसी भी सिलेंडर का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये देखो ये कोई सिलेंडर है, दिस इज वन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, in which the inside there is a fluid having a temperature of T infinity 1। यहाँ पे देख सकते हो this is a temperature T infinity 1। जो इनसाइड सिलेंडर तो क्या है, हॉलो है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर है जिसमें हमने रेडियस माना हुआ है कि जो R1 है उसका इनसाइड रेडियस है और R2 जो है वो हमारा आउटसाइड रेडियस है, एज यू कैन सी, as you can see this one, this is the R2 and this is R1, ठीक है। R2 इज वही जो अभी हमने लिया था, R1 इनसाइड माना था, R2 आउटसाइड माना था, ठीक है। और T इन्फिनिटिव देख सकते हो, T इन्फिनिटिव 1 मतलब जो बीच में जगह है उसके, हॉलो सिलेंडर है, वहां पे कोई फ्लूइड होगा और नेचुरल का सर्कुलेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है दैट इज टेकन एज H1, एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि T1 हमने माना इनसाइड के सरफेस का टेम्परेचर और T2 माना है आउटसाइड के सरफेस का टेम्परेचर, और T इन्फिनिटिव 2 माना है जो सिलेंडर के बाहर में कोई एयर होगी या कुछ भी होगा तो उसको, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई ये कहता है कि इसका तुम इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखाओ कि कैसा होगा,
तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे बना हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा कि तुम देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो सबसे पहले जो टी इन्फिनिटी 1 है और T1 के बीच में क्या आएगा, एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं तुम लोगों को, जो टोटल रेजिस्टेंस, अगर तुमसे कोई ये कहता है ये सिलेंडर है, इस तरह का सिस्टम है जिसमें इनसाइड एक एयर बीच में फ्लो कर रही है, आउटसाइड भी कुछ एयर है यहाँ पे जो कि फ्लो कर रही है, ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन के थ्रू, जिसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी 1 है इनसाइड वाली एयर का, बाहर वाली एयर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी 2 है, इनसाइड सरफेस टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर T2 है। और बताओ कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरी सर्किट में टी इन्फिनिटी 1 और टी इन्फिनिटी 2 के बीच में, ठीक है। तो इसका जो अगर हम कहें कि टोटल हीट ट्रांसफर कितना होगा, सबसे पहले तो हीट ट्रांसफर जो टोटल लिखोगे वो क्या लिखोगे, टी इन्फिनिटी 1, ये क्या होता है डेल्टा टी टोटल होता है, तो टी इन्फिनिटी 1 माइनस टी इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, आर, हमारे पास क्या लिखेंगे, आर टोटल, ठीक है। अब मेन चीज है कि ये आर टोटल की वैल्यू क्या होगी, तो ये आर टोटल की वैल्यू तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो, इस आर टोटल की वैल्यू हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इस आर टोटल की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट आर कन्वेक्टिव जो आएगा सबसे पहले, ठीक है, आर कन्वेक्टिव 1 मतलब इनसाइड वाला, ये जो आर कंडक्टिव 1 आएगा, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, ln R2 by R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL, ठीक है, वो वाली क्वांटिटी यहाँ आएगी, मतलब आर कंडक्टिव आएगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में आएंगे सारे, ठीक है, देख सकते हो कंडक्टिव आ गया, ठीक है। तो आर कंडक्टिव या आर सिलेंडर कुछ भी बोलो, आर सिलेंडर बोल दो चाहे आर कंडक्टिव बोल दो, आर सिलेंडर और आर कंडक्टिव एक ही चीज है, सिलेंडर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, प्लस आर जो बाहर है वो हमारा आर कंडक्टिव 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर कंडक्टिव 2 आ गया, सॉरी आर कन्वेक्टिव 2 आएगा, आर कन्वेक्टिव 2 आ गया बाहर, ठीक है। तो बाहर आर कन्वेक्टिव 2 जो आ रहा है वो हमारा बाहर का दिखा रहा है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेन चीज है कि इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, आर कन्वेक्टिव 1 की वैल्यू कितनी होगी और आर कन्वेक्टिव 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी तो पता ही है, बीच वाले की तो अभी निकाली है हमने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, 1/H1A लिखते हो, ठीक है। तो 1/H1A भी यहाँ पे भी 1/H1A ही होगा, लेकिन एरिया यहाँ पे कौन सा लेंगे, इनसाइड एरिया लेंगे, तो इनसाइड एरिया कितना होगा सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो देख सकते हो इसीलिए आर कन्वेक्टिव 1 की वैल्यू कितनी लिखी है, 1/2 पाई R1 L लिखी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H1, ठीक है। तो यही है, ठीक है, प्लस आर सिलेंडर तो पता ही है, ये तो अभी तुमने कैलकुलेट किया, ln R2 by R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL, ठीक है। और फिर बाहर का जो हमारा क्या होगा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/H2A होगी, ठीक है। एरिया कौन सा लेंगे यहाँ पे, एरिया बाहर का एरिया, बाहर का एरिया कितना होगा 2 पाई R2 इंटू एल सिलेंडर के केस में, तो ये ले लिया यहाँ पे भाई। तो इस तरीके से जो फाइनल इक्वेशन है आर टोटल की वो हमारी यहाँ पे देख सकते हो तुम निकल के आ जाती है, ये वाली जो इक्वेशन है, यू कैन सी दिस इक्वेशन, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये सिलेंड्रिकल के लिए अगर तुम्हें सर्किट बनाना हो तो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, ये क्वांटिटी कहां से है, 2 पाई नो R1 सर। L, क्लियर है, ये एरिया लिया है भाई सिलेंडर का, H1A होता है ना, 1/H1A होता है, ठीक है। तो एरिया ले लिया सिलेंडर का, इसी तरीके से स्फेयर के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे स्फेयर के लिए लिखा है फॉर स्फेयर, अगर स्फेयर के लिए लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आर टोटल की वैल्यू क्या होगी, आर कन्वेक्टिव 1 प्लस आर स्फेयर प्लस आर कन्वेक्टिव 2। अब स्फेयर के केस में जो एरिया होगा वो स्फेयर का लेंगे, तो 1/H1A होता है, तो एरिया किसका स्फेयर का कितना होता है 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम स्फेयर ऐसा मान रहे हैं जिसमें इनसाइड रेडियस हम मान के चल रहे हैं कि R1 है, ठीक है, आउटसाइड रेडियस हम मान के चल रहे हैं कि R2 है, ये हो गया। दूसरा मैंने कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस अभी तुम्हें बता ही दिया, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द स्फीयर कितना होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 R2 into K, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्फीयर, ठीक है। उसके बाद फिर से आ गया कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बाहर का जो होगा इसमें एरिया स्फीयर का लेंगे, तो स्फीयर के लिए बस ये ध्यान रखना है कि एरिया स्फीयर का आएगा, सिलेंडर के लिए एरिया सिलेंडर का आएगा, और जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है सिलेंडर के लिए वो सिलेंडर का आएगा, जो कि है ln R2 by R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई L के, ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए सिलेंडर की जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी, ठीक है। इसी तरीके से जो स्फीयर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 R1 into K, ठीक है। तो दिस इज द ऑल थिंग्स, ऑल द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, एज यू कैन सी दिस इज ऑल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। अब इसके अलावा और कोई सिस्टम अपने पास हो सकता है क्या,
भाई अपने पास कौन सा सिस्टम हो सकता है, अपने पास स्लैब हो सकती है, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, इसके अलावा भी कोई सिस्टम पॉसिबल है? बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा यस लो, सर। इन्हीं तीनों शेप में कवर हो जाएगा ना। तो कोई भी यस सर। ऑब्जेक्ट तुम उठा लो, ये तीनों शेप में कवर हो जाते हैं। कभी भी तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट फ्लो निकालना हो तो ये सारी इक्वेशंस वैलिड है। जो भी तुम्हारा शेप है, अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर के लिए ले लो, ठीक है, अगर स्फेरिकल शेप है तो स्फीयर के लिए ले लो, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन अभी तक हमने तो वन वन लेयर की बात करी है, देखो, जिसमें जैसे उसमें भी हमने जब स्लैब की पहली इक्वेशन जब ड्राइव करी थी तो हमने वन ही लेयर की बात करी कि एक ही स्लैब थी, ठीक है। लेकिन जैसे स्लैब में कई सारी लेयर होती है, वैसे तुम्हारी जो सिलेंडर है उसमें भी कई सारी लेयर हो सकती है। जैसे थर्मोफ्लास्क देखा है तुमने सबने, ठीक है, थर्मोफ्लास्क में कितनी लेयर होती है, बहुत सारी लेयर होती है ना। एक लेयर बाहर होती है प्लास्टिक की, ठीक है, उसके बाद एक लेयर उसके अंदर होती है, ठीक है, उसके अंदर कांच की एक लेयर होती है, ठीक है, उसके बाद एक अंदर और लेयर होती है, ठीक है, बीच में एयर गैप भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई लेयर्स हो सकती है, ठीक है। तो कंपोजिट सिलेंडर भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कंपोजिट स्लैब का, ठीक है, उसी तरीके से कंपोजिट सिलेंडर भी हो सकता है। तो वो बहुत आसान है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूं, ये देखो, मल्टी सिलेंडर या फिर कंपोजिट सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर हो या मल्टी स्फीयर हो या फिर सिलेंडर हो या स्फीयर हो, कोई भी हो, वो तो देख लेंगे, जो भी होगा उसी का रेजिस्टेंस लेना है। मान लो कि मल्टी सिलेंडर हमारे पास है, मल्टी लेयर्ड सिलेंडर है, तो मल्टी लेयर्ड सिलेंडर के केस में मान लो ये कोई मल्टी लेयर्ड सिलेंडर है जिसमें इनसाइड रेडियस हमारा R1 है, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले के जो रेडियस है वो हमारा यहाँ पे R2 है, फिर तीसरे वाले का जो रेडियस है वो हमारा R3 है, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे चौथे वाले का रेडियस है वो R4 है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, ठीक है। R4 इज द रेडियस ऑफ द थर्ड सिलेंडर दैट इज प्लेस्ड, ठीक है, आउटसाइड रेडियस ऑफ द थर्ड सिलेंडर दैट इज प्लेस्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री, ठीक है। जो अदर हमारे पास अदर टू, जो यहाँ पे तीन सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये, तीन सिलेंडर, ठीक है, 1 2 3 एज यू कैन सी। अब तुमसे अगर कोई कहता है भाई इसका बताओ कि टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ इसका, या इसमें हीट ट्रांसफर निकालो कितना होगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर अगर मैं ये बोलूं कि इधर जो इनसाइड है उसमें अगर मैं बोलूं कि जो एयर फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर T∞1 है और आउटसाइड जो एयर फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर T∞2 है, और H1 अगर इनसाइड का हमारा जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो H1 है और आउटसाइड का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो H2 है, तो तुम क्या लिखते हो सीधा सीधा, Q की वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछता है तो Q को क्या लिखते हैं फिर तुम, T∞1 माइनस T∞2 डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है। अब तुम्हारा मेन टास्क ये होता है कि R टोटल को कैलकुलेट करना। इस R टोटल की वैल्यू देखो कितनी होगी भाई, यहां से अगर इस पॉइंट से हम चले, अगर इस पॉइंट से तुम चलते हो इस डायरेक्शन में, तो यहां से लेके यहां तक आने के बीच ड्यूरेशन में, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बीच में तुम्हें कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे मिलेगा तुम्हें कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहां से आता आओगे कन्वेक्टिव मिलेगा, ठीक है। अगर बी इसको बोलूं, अगर सी इसको बोलूं, तो बी से सी तक आने के बीच में तुम्हें सिलेंडर का रेजिस्टेंस ऐड होगा, जो पहला सिलेंडर है तुम्हारा, ठीक है। पहले सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई देख लो, पहले सिलेंडर का रेजिस्टेंस तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर एक सिलेंडर होता तो क्या होता है, आउटसाइड रेडियस ln, आउटसाइड रेडियस डिवाइडेड बाय इनसाइड रेडियस डिवाइडेड बाय 2 पाई LK1, ठीक है। तो देख सकते हो जो ये हमारा इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, आर सिलेंडर 1 की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई LK1, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखो ये हमारा दूसरा सिलेंडर हो गया, ये दूसरा सिलेंडर देख सकते हो। दूसरे सिलेंडर में अगर हम देखें तो जो हमारा, अगर सी बोले इस पॉइंट को और इसे डी बोले, तो सी से डी जाने के ड्यूरेशन में हमें क्या मिलेगा, एक हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा सिलेंडर का, ठीक है, जो कि दूसरे सिलेंडर का होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर सिलेंडर 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी ln आउटसाइड रेडियस, जो इस सिलेंडर का है आउटसाइड रेडियस देख लो कितना है, R3 है, तो R3 हो गया भाई, डिवाइडेड बाय इनसाइड रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, इनसाइड रेडियस कितना है देख लो, R2 है इसका, तो डिवाइडेड बाय R2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 पाई K इंटू L, ठीक है, ऐसे हो जाएगा भाई। K अगर इसका अलग है तो इसको K2 बोल देंगे, ठीक है, अगर सेम है तो वही K ही ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से फिर अगर डी पॉइंट से मैं अगर ई पॉइंट तक जाता हूं तो इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, अगेन वी विल गॉट वन कंडक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द सिलेंडर नंबर 3, ठीक है। एंड इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस, देन यू कैन इजीली राइट डाउन दिस इज ln outside radius of this cylinder, outside radius of this cylinder, as you can see
r4, so this is nothing but r4 divided by inside radius of this cylinder is nothing but r3, ठीक है, divided by 2 pi k3l, ठीक है। इसके बाद फाइनली जब E से लेकर के और यहां तक आएंगे t इंफिनिटी 1 तक आएंगे, E से लेकर के इस E पॉइंट से लेकर के अगर इस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस E से t इंफिनिटी तक जाओगे, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि t इंफिनिटी है तो t इंफिनिटी 2 जो है, तो इसके बीच एक क्या मिलेगा तुम्हें, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा जिसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो मल्टी लेयर सिलेंडर और मल्टी लेयर स्फीयर में कुछ भी नहीं है, जो तुमने इक्वेशन पढ़ी है वही यूज हो रही है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। इस इक्वेशन को ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है, और एक बार इस इक्वेशन को, ये जो मैं जहां पे यहाँ पे टिक कर रहा हूं, इस इक्वेशन को ध्यान से एक बार देख लो। ये सिलेंडर के लिए है, ये सिलेंडर के वो है, मैं मिटा देता हूँ बाकी सारी चीजें जिससे तुम्हें इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से एक बार देख लो, और अगर कोई भी इसमें तुम्हें लगता है कि ये चीज कहां से आई है तो वो तुम मुझे बता दो, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा अगर कोई भी कंफ्यूजन लगता है इस इक्वेशन में। अभी इसमें सिलेंडर सिलेंडर का ही है, स्पेयर का नहीं है, मैं बता दूं, स्पेयर का अलग होगा। स्पेयर का यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो दूसरी है, तीसरी है, चौथी, ये स्पेयर के आ जाएंगे, ठीक है, वो स्पेयर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसमें। ओके, सो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस कंडक्टिव रेजिस्टेंस तुम याद रखो स्फीयर का और सिलेंडर का, ठीक है। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं एक बार स्फीयर का सिलेंडर का, जिससे कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा, हमें ये याद रह जाए कि हमने आज किया क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें बताता हूँ बड़े बड़े उसमें, ठीक है। स्फीयर का और सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। दूसरे से लिखता हूं मैं, मैं लिखने जा रहा हूं आर कंडक्टिव या फिर आर सिलेंडर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आज हमने निकाली है, ये वैल्यू आई है ln r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय 2 pi k l. We have got this value today, okay. This is the value of conductive resistance due to the cylinder or cylindrical object, okay. दूसरा मैं यहां पे लिखने वाला हूं conductive resistance of sphere. And what we got the conductive resistance of sphere? Conductive resistance of sphere we have got as R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. This is the value of conductive resistance due to the sphere. So today you have to remember these two equations. ध्यान से देख लो, याद कर लो इसको, ठीक है। This R1 is inside radius of sphere or cylinder, जो भी हो। R2 is outside radius. R2 is outside radius. मेन फंडा ये था आज के क्लास का, ठीक है। ये तुम्हें याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे। हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम?
इस इन इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो फिर एंड करते हैं आज के क्लास का, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, टाइम इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, 10:32 हो चुके हैं। ठीक है, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, अगर आज के लेक्चर में नहीं समझ आया हो, मैं तुम्हें रिकमेंड ये करूंगा कि बेटा जा करके ना एक बार तुम ये जो डेरिवेशन है एटलीस्ट ये जरूर कर लो, दो दो चार चार लाइनों का है, कुछ भी नहीं है, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि स्क्रीन पे मैं लिखता रहता हूँ। ये जब तक तुम खुद से साथ में करोगे नहीं ना, तब तक तुम पकड़ नहीं सकते इस चीज को। ठीक है, कि कहा मैं क्या लिख के निकल गया। अब जैसे मैं तुम्हें एक मेथड बताया, वो आधा ही बताया, ठीक है, आधा मैंने छोड़ दिया, तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है बहुत लोगों को कि भाई क्या किया सर ने, C1 C2 निकाला, फिर टी में पुट तो किया नहीं C1 C2। ठीक है, तो वो तुम्हें करना है, इसीलिए मैंने छोड़ा है। बुक में देख सकते हो, बुक में C1 C2 निकाला उसी तरीके से। और जो इक्वेशन तुमने अभी निकाली ना, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय वो जो टोटल रेजिस्टेंस आया है सिलेंडर का, वो उससे भी निकलेगा। ठीक है, उस इक्वेशन से भी निकलेगा वो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें लंबी चीजों को भाई वो तुम खुद कर लो, आधा मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने तुम्हें बता दिया इजी वाला, वो फॉलो करो। ठीक है, तो ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक यू सर। ठीक है।